नमस्कार, वेलकम टू करियर एडोनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का जो एसईसी पेपर है जिसका नाम है डेटा एनालिसिस। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि सर इसका वन शॉट आप नहीं लेके आए, तो कुछ पेपर ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके वन शॉट पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि डेटा एनालिसिस एक ऐसा पेपर है जिसको आप तकरीबन हमें मिनिमम 1 यूनिट की एक क्लास सेपरेटली रिकॉर्ड करनी पड़े और एक लंबी क्लास हो, क्योंकि टेक्निकल पेपर है। तो वन शॉट नहीं ला पाए उसके लिए आई अपोलोजाइज़, बट आपकी एग्ज़ाम थोड़ी अच्छे से हो, दैट्स व्हाई हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के सेगमेंट की शुरुआत। उससे पहले जान लेते हैं कि लास्ट ईयर जो यही पेपर था डेटा एनालिसिस सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, उसमें यूनिवर्सिटी ने आपसे क्या पूछा था। डेटा एनालिसिस एसईसी पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इस पेपर से आए हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है दोस्तों थोड़ा-सा टेक्निकल है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, लेकिन लास्ट ईयर के पेपर में क्या पूछा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। सेक्शन ए में पूछा गया डिफाइन डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा विश्लेषण क्या है, इसको परिभाषित करो। व्हाट इज़ रिसर्च, शोध क्या है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल का उपयोग क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड चार्ट इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में टेबल और चार्ट के बीच क्या अंतर है। नेक्स्ट है राइट दी फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज ऑफ डेटा इन एक्सेल, यानी एक्सेल में हम जब डेटा का औसत निकालते हैं तो क्या उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम एवरेज का फॉर्मूला क्या करते हैं, यूज करते हैं इसके लिए एवरेज का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन को क्या कहते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है डाटा डाटा का प्रदर्शन, यानी कि जैसे मान लो कोई डेटा है अपने पास, डेटा क्या है, हाइट दी हुई है, बच्चों की क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है, एवरेज हाइट दी हुई है। तो उसको एक तो लिखने और एक इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर दें, इस तरीके से, ठीक है। तो जब डेटा इस तरीके से प्रेजेंट होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन या विजुअलाइजेशन, यानी कि डेटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे इस तरीके से पाई चार्ट बना दिया, ठीक है, ऐसे करके इधर परसेंटेज ऐसे। तो इसको डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डेटा प्रिपरेशन, यानी कि डेटा तैयारी क्या है। हाउ टू एनालाइज़ द प्रॉब्लम, यानी समस्या का विश्लेषण कैसे करेंगे। और विच टाइप ऑफ डेटा मोड कैन बी कैलकुलेटेड, यानी किस प्रकार के डेटा मोड की गणना की जा सकती है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, यानी कि प्रक्षेपण के अच्छे मापों की विशेषताएं लिखिए। ये सेक्शन ए था जिसमें सिर्फ एक फॉर्मूला पूछा गया था, बाकी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं सेक्शन सी बी की। पहली यूनिट है जिसमें पूछा गया व्हाट इज डेटा कलेक्शन मेथड एंड डेटा संग्रह विधियाँ क्या होती है। देखो दोस्तों, डेटा कलेक्ट करने के लिए दो तरीके की विधि होती है, एक तो प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा। तो मोस्टली जो विधियाँ होती है वो किसके लिए होती है, प्राइमरी डेटा के लिए होती है, क्योंकि सेकेंडरी तो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट कर चुके हैं। तो सेकेंडरी डेटा के लिए कोई कलेक्शन मेथड नहीं कहा जाता, प्राइमरी के लिए होती है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ से अथवा में पूछा गया था व्हाट इज मॉडल इन बिजनेस एनालिटिकल एनालिटिक्स रिसर्च, यानी कि व्यवसाय विश्लेषण अनुसंधान में मॉडल क्या है, इसको बताओ। यूनिट सेकंड में आपसे पूछा गया व्हाट इज पिवट टेबल, पिवट टेबल क्या है, लेआउट इट्स यूजेज, यानी कि इसका उपयोग बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है एक्सेल का, तो उसके बारे में आपसे पूछा है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया व्हाट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स डू यू प्रीफर फॉर डेटा एनालिसिस एंड व्हाई, यानी कि डेटा विश्लेषण के लिए आप कौन से उपकरण या सॉफ्टवेयर पसंद करते हो और क्यों करते हो। जैसे डेटा के लिए एक्सेल होता है, ठीक है, एनालिसिस का। इसके अलावा एस डेटा होता है। इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डेटा एनालिसिस के लिए होते हैं, तो आपको इनके बारे में बताना है। थर्ड यूनिट में आपसे पूछा गया था व्हाट आर दी थ्री मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य तीन उपाय। मेजर्स को उपाय लिखा है इन्होंने, उपाय नहीं होता, माप होता है। ये गूगल ट्रांसलेशन है दोस्तों, डोंट वरी। सेंट्रल टेंडेंसी के तीन माप बेसिकली, जैसे एक्स बार होता है, यानी कि समांतर माध्य हो गया, मीन हो गया, मोड हो गया, कंट्रोल एक्स बार, एम, जेड। तो ये तीन मेजरली सेंट्रल टेंडेंसी के माप होते हैं। इन तीनों के बारे में आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज कोरिलेशन, सहसंबंध क्या है। राइट इट्स टाइप, इसके प्रकार लिखिए। यूनिट फोर्थ में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन रिग्रेशन एनालिसिस एंड इट्स टाइप, प्रतीपगमन विश्लेषण क्या है और उसके प्रकारों की व्याख्या करो। यहाँ से अगला क्वेश्चन था व्हाट आर द की एजम्पशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, यानी रेखीय या रैखिक प्रतीपगमन की प्रमुख धारणाएं समझाओ। सी सेक्शन में आपसे सॉरी, सी सेक्शन में आपसे पूछा गया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, यानी अच्छे शोध की क्या विशेषताएं हैं। हाउ डज रिसर्च हेल्प सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि शोध वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में कैसे मदद करता है।
अगला क्वेश्चन था व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल में चार्ट के मुख्य घटक क्या हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल इन एक्सेल एंड व्हाट आर दी दे यूज्ड फॉर। यानी एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट उपलब्ध है और इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंसिडर बोथ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन व्हेन एनालाइजिंग डेटा। यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण करते समय केंद्रीय प्रवृत्ति और फैलाव दोनों पर विचार करना क्यों जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिडुअल एंड द एरर टर्म इन ओएलएस। ओएलएस में शेष और त्रुटि पद के बीच क्या अंतर है। तो एक अच्छा ये पेपर मैं कहूँगा, एक अच्छा स्टैंडर्ड है इस पेपर का, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी है जो आप इजीली भी इनको कर सकते हो यदि आपने कभी क्लास ली हो डेटा एनालिसिस की। देखो ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा पेपर नहीं है कि आप रात को उठ के गए और सुबह ऐसे मुंह धो के एग्जाम देने चले गए और आपने इसका एग्जाम में स्कोर कर लिया। इस तरीके का पेपर नहीं है, टेक्निकल पेपर है, थोड़ा सा टेक्निकल साउंड आपको इसमें होना पड़ता है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? अपनी वेबसाइट का एड्रेस मैं लिंक में देता हूँ, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पर इसकी मैं पीडीएफ अवेलेबल आपके लिए करवा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, रिसर्च और डेटा कलेक्शन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिसर्च, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। यानी कि शोध क्या है और इसका महत्व है, समझाइए। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। यानी कि शोध एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समस्याओं के समाधान हेतु डेटा का संग्रह करते हैं, उनको विश्लेषण करते हैं और फिर उनकी इंटरप्रिटेशन या निर्वचन या व्याख्या उसकी की जाती है। It helps to discovering new facts, verifying existing knowledge and improving decision making। ये नए तथ्यों की खोज में, मौजूदा ज्ञान की पुष्टि करने में और नीति निर्माण या निर्णय लेने में सुधार करने में क्या करता है, ये मदद करता है। रिसर्च प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एकेडमिक स्टडीज, बिजनेस प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब ये जो रिसर्च है इससे हम शैक्षणिक अध्ययन को, व्यावसायिक पूर्वानुमान को और नीति निर्माण में इसके लिए क्या करते हैं, इस काम का अच्छे से यूज करते हैं। तो ये सारे सेक्टर में क्या होता है, काम आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। शोध का मतलब होता है रिसर्च, यानी कि सर्च और यानी दोबारा सर्च करना। तो जो सर्च किया हुआ है उसको या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो या फिर हम नए से कुछ ढूँढ पाएँ। लेकिन ये कब ढूँढेंगे, जब हम पास्ट को प्रॉपर एनालाइज़ करेंगे, जो हमारे पास प्रेज़ेंट में है उसको हम एनालिसिस करेंगे और उनके आधार पे हम नई इंटरप्रिटेशन देंगे। दैट इज़ नोन एज़ द रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा इन रिसर्च। यानी कि शोध में डेटा के उपयोग और महत्व को समझाइए। अब जैसे हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें जो सबसे मेन पार्ट होता है वो किसका होता है, डेटा का होता है। क्योंकि डेटा को ही हम एनालाइज करते हैं और उन्हीं के आधार पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो डेटा ही मेन फाउंडेशन होती है रिसर्च की। Data is the foundation of research as it provides factual information for analysis and conclusions। यानी कि डेटा शोध की आधारशिला होता है क्योंकि यह विश्लेषण और निष्कर्षों के लिए तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है। It helps researchers that test hypothesis, identify patterns and support decisions with evidence। यानी कि ये परिकल्पनाओं की जांच करने में, पैटर्न की पहचान करने में और प्रमाण आधारित निर्णय लेने में शोधकर्ताओं की क्या करता है, हेल्प करता है। एक्यूरेट डेटा इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। यानी कि यदि हमारे पास डेटा एक्यूरेट है, सटीक है, तो ये हमारे परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ाता है, प्लस हमारे रिसर्च की ये वैधता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। यानी कि अगर आपके पास डेटा ऑथेंटिक है जैसे मान लो आज हम गरीबी के डेटा कहे और आपने गरीबी के डेटा के लिए कोई पुराने डेटा उठा लिए, जैसे 2011 में जनगणना हुई थी, 2011 के आप डेटा के आधार पे अगर आप कोई कंक्लूजन लेते हो तो आपका रिसर्च एक तरीके से क्या है, पूरा का पूरा वेस्ट ही है। क्योंकि 2011 का सिनेरियो अलग था, उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, हुई नहीं, और अभी 2026 आ गया, जनगणना अभी होनी बाकी है। तो तकरीबन 15 साल हो गए जिसमें जनगणना नहीं हुई है। तो अगर आप पॉपुलेशन के डेटा उस 2011 वाली को ही मान के चलते हो तो आप रिसर्च एक तरीके से आपका वेस्ट जाता है। इसलिए रिसर्च में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, डेटा का होता है। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार तो हम 121 करोड़ ही थे, बट आज हम 145 प्लस करोड़ हो चुके हैं। तो हमारी रिसर्च कहीं ना कहीं काम की नहीं रहती। इसलिए हम कहते हैं डेटा क्या होने चाहिए, आपके पास ऑथेंटिक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के विभिन्न प्रकार समझाइए। अब ये जो डेटा डेटा हम कह रहे हैं,
ये डेटा आता कहाँ से? तो देखो डेटा 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डेटा और एक होते हैं सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो रिसर्च करने वाला खुद क्या करता है, कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो किसी और ने कलेक्ट किए हैं और उन और के डेटा को वह क्या करता है, सिर्फ यूज करता है। तो सेकेंडरी डेटा कोई और से कलेक्टेड होते हैं, प्राइमरी डेटा नए सिरे से रिसर्च के अकॉर्डिंग कलेक्ट किए जाते हैं। और प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की विधियां भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देख लेते हैं। डेटा इज मेनली क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, यानी कि डेटा को मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीयक डेटा में वर्गीकृत किया जाता है। प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर्स, व्हाइल सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज लाइक रिपोर्ट्स एंड बुक्स, यानी कि प्राथमिक डेटा शोधकर्ता द्वारा सीधे एकत्र किया जाता है, जबकि द्वितीयक डेटा रिपोर्टों और पुस्तकों जैसे स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। डेटा कैन ऑल्सो बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर, यानी कि डेटा प्रकृति के आधार पर डेटा को गुणात्मक या मात्रात्मक भी हो सकता है। यानी कि गुणात्मक मतलब सुंदरता से रिलेटेड हो गया, कोई गुण से रिलेटेड हो गया, और मात्रा से रिलेटेड जैसे क्वांटिटी में हो गया, केजी वगैरह कुछ भी। तो डेटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। एक्सप्लेन सेंसस मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी कि डेटा संग्रह की जनगणना विधि को समझाइए। अब देखो इसको समझना थोड़ा जरूरी है। जैसे मान लो आप कोई डेटा कर रहे हो, अभी आप क्या डेटा कर रहे हो, मतलब आप कोई रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च क्या है आपकी? अब ये जानना चाह रहे हो कि जो पीडीएसयू कॉलेज में या पीडीएसयू यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं और ये जो नए कोर्सेज आए हैं एईसी वीएससी इनसे, तो वह बच्चे किस प्रकार से, उन बच्चों का क्या रवैया है, यानी इन कोर्सेज के बारे में नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बच्चों का क्या कहना है, आपका ये रिसर्च है। तो एक तो होता है कि जैसे मान लो सीकर जिला और झुंझुनू जिला ये आपके पीडीएसयू के क्या है, दायरे में आते हैं। तो आप सीकर की सारी स्कूलों कॉलेजों में जाओगे और झुंझुनू की सारी कॉलेजों में जाओगे और 1 टू 1 हर स्टूडेंट से मिलोगे, और हर स्टूडेंट से मिलकर आप उनसे बात करोगे और उनसे डेटा कलेक्ट करोगे। जब हर एक स्टूडेंट से आप मिल रहे हो, तो इसको तो कहते हैं कौन-सा मेथड? सेंसस मेथड, यानी कि जो भी आपकी रिसर्च में जितने भी जो यूनिट होती है, सब यूनिट को आप यूज़ करते हो या सब यूनिट से आप मिलते हो, सबसे डेटा कलेक्ट करते हो, दैट इज़ नोन एज़ द सेंसस मेथड। और एक आपने क्या किया, सीकर की जैसे बड़ी-बड़ी कॉलेज में गए और हर कॉलेज से आपने ये कहा कि वहाँ पर कितने एडमिशन है, और उन एडमिशन के अकॉर्डिंग जैसे मान लो जहाँ पे 100 एडमिशन है, तो 100 एडमिशन के पीछे आपने कहा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% यानी कि 20 बच्चों से मिल लूँ। तो 20-20 बच्चों से आपने हर कॉलेज के एडमिशन के अकॉर्डिंग 20-20% से मिलकर आप सिकर और झुंझुनू के क्या किए, मोटे-मोटे बच्चों से मिल लिए। तो यानी आपने क्या कर लिया, सैंपल लिए और उन सैंपल से आपने डेटा कलेक्ट किए। तो ये कहा जाता है सैंपलिंग, यानी कि जब सारी यूनिट से हम डेटा कलेक्ट नहीं करके मोटी-मोटी कुछ चुनी हुई चीज़ों के साथ ही हम जब रिसर्च करते हैं, तो वो सैंपलिंग कहा जाता है, और जब सबके साथ करते हैं तो वह सेंसस कहा जाता है। द सेंसस मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जनगणना विधि में जनसंख्या की प्रत्येक इकाई से डेटा एकत्र किया जाता है। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ किससे है? पॉपुलेशन का मतलब होता है आपके रिसर्च में आने वाली यूनिट से। जैसे अभी सीकर और झुंझुनू के जो स्टूडेंट है कॉलेज के, वो आपके रिसर्च में आते हैं, तो उन कॉलेज के स्टूडेंट्स की संख्या को हम यहाँ पॉपुलेशन कहते हैं। हिंदी में इनको समग्र कहा जाता है। तो जब समग्र में जनगणना में विधि में समग्र की, यहाँ पे जनसंख्या की बजाय यहाँ पे समग्र हम नाम लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। समग्र की प्रत्येक इकाई से डेटा एकत्र किया जाता है। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बट इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। यह हमें पूर्ण और सटीक जानकारी तो देती है, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है और लागत भी अधिक होती है, क्योंकि आप एक-एक स्टूडेंट से मिलोगे तो टाइम भी लगेगा और प्लस कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी ही। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल एंड हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, यानी कि यह विधि तभी अच्छी होती है जब आपकी समग्र की संख्या क्या हो, छोटी हो, और आपको शुद्धता या एक्यूरेसी या सटीकता की आवश्यकता क्या हो, ज़्यादा हो, तब यह विधि क्या होती है, ईज़ी होती है। जैसे आपने कहा सीकर शहर की कॉलेज की बात करें, तो सीकर शहर कंपैरेटिवली क्या है, छोटा है, और कॉलेज भी वहाँ पे गिनती के 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उन सारे से अगर आप मिलोगे तब ये चीज़ें फ़ीज़िबल है, लेकिन वहीं झुंझुनू की और सीकर की सारी कॉलेज की हम बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट लेने वाला काम हो जाएगा। अब इसका अलग आ गया एक्सप्लेन सैंपलिंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा संग्रह की सैंपलिंग विधि
या इसको बोलते हैं प्रतिदर्श विधि। प्रतिदर्श विधि को समझाओ। तो अभी हम एक-एक समग्र की यानी कि पॉपुलेशन की एक-एक यूनिट से मिल रहे थे, तो उसको पॉपुलेशन मेथड कह रहे हैं। अब उनमें से हमने कुछ चीज़ें छाँट ली, कुछ यूनिट छाँट ली और उन छँटी हुई यूनिट से हम जब डेटा लेते हैं तो उसे सैंपलिंग कहा जाता है। जैसे आप गेहूँ देखने जाते हो, गेहूँ लेने के लिए जाते हो तो क्या पूरी बोरी के एक-एक गेहूँ को चेक करते हो? नहीं। आप उसमें से ऐसे हाथ देते हो और एक मुट्ठी भर गेहूँ निकालते हो और उनको टेस्ट करके आप क्या कर लेते हो, अंदाज़ा लगा लेते हो कि बाकी गेहूँ कैसा है। तो ये क्या है? सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। ठीक इसी हिसाब से जब हम ब्लड काउंटिंग करवाते हैं, ठीक है? तो ब्लड काउंटिंग हम करवाते हैं तो क्या पूरा खून देते हैं? नहीं। एक सिरिंज से कुछ एमएल खून हमारे बॉडी से निकाल लिया जाता है और उसी पे टेस्ट करके बता दिया जाता है कि इतना हीमोग्लोबिन है, इतना ये है, इतना वो है। तो ये क्या कहा जाता है? सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। सैंपलिंग मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ए सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि सैंपलिंग विधि में समग्र के एक चुने हुए भाग से डेटा एकत्र किया जाता है। इट सेव्स टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट्स। ये हमारे समय की, हमारी लागत की और हमारे श्रम की बचत करती है। व्हेन सैंपल्स आर प्रॉपर्ली सेलेक्टेड, दिस मेथड प्रोवाइड्स रिलायबल रिजल्ट्स एंड इज वाइडली यूज्ड टू रिसर्च स्टडी। यदि हमने नमूने का सही चयन किया है, यानी कि जिससे हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसे नमूना कहा जाता है या प्रतिदर्श कहा जाता है। तो यदि हमने नमूने का चयन सही किया है तो यह विधि बहुत विश्वसनीय परिणाम देती है और साथ ही में शोध में व्यापक रूप से ये उपयोग भी ली जाती है। यानी कि जनरली जो रिसर्च होती है वो सैंपलिंग के आधार पे ही होती है। व्हाट इज क्वेश्चनरी मेथड, यानी प्रश्नावली विधि क्या है? अब जैसे मान लो आपने कहा कि मेरी ये यूनिट है, यानी इन लोगों से मुझे मिलना है और इनसे मुझे डेटा कलेक्ट, तो डेटा कलेक्ट करने होंगे तो आप इनसे पूछोगे क्या? तो 2 तरीका होता है, आपने क्या किया, एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में आपने प्रश्न लिखे, ठीक है? तो ये प्रश्न होता है, ये लिखे आपने, इसको बोलते हैं क्वेश्चनरी। क्या बोलते हैं? क्वेश्चनरी, ये होती है प्रश्नावली। तो जब आपने ये क्वेश्चनरी इन सबको इंडिविजुअली पकड़ा दी, ये क्वेश्चनरी आपने सबको क्या कर दी? इंडिविजुअली पकड़ा दी, तब तो इसे हम कहेंगे क्वेश्चनरी मेथड। तो क्या कहेंगे? क्वेश्चनरी मेथड। और जब आपने क्या किया, आप खुद गए, ये क्वेश्चनरी अपने पास रखी और आप जाकर इनसे क्वेश्चन पूछे और पूछकर आपने खुद फिल किए, तब इसी मेथड को हम कौन-सा मेथड कह देते हैं? शेड्यूल मेथड कह देते हैं। दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंट है। क्वेश्चनरी मेथड में जो डेटा जो रेस्पोंडेंट है हमारे, वो खुद से आंसर करते हैं, खुद से ल ब बताते थे, और शेड्यूल मेथड में जो एक अपना रिसर्चर होता है वो उनसे पूछकर खुद बिल फिल करता है। बात इतनी सी दोनों में डिफरेंस है, समझ लेते हैं दोनों को। क्वेश्चनरी मेथड इज ए डेटा कलेक्शन टेक्निक इन विच रेस्पोंडेंट्स आंसर ए सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नावली विधि में डेटा संग्रह की वह तकनीक है जिसमें उत्तरदाता लिखित प्रश्नों के उत्तर खुद देते हैं। इट इज इकोनॉमिकल, इजी टू एडमिनिस्टर एंड सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। यह किफ़ायती है, सरल है और बड़ी जनसंख्या, बड़े समग्र के लिए उपयोगी भी साबित होती है। प्रॉपर्ली डिजाइंड क्वेश्चनरीज इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ डेटा। यदि हम हमारी प्रश्नावली को अच्छी ढंग से तैयार करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से रखेंगे, सही ढंग से रखेंगे, तो ये हमारे डेटा की एक्यूरेसी को बढ़ाता है, क्योंकि एक जैसे हम क्वेश्चन सबसे पूछेंगे तो डेटा भी एक जैसा आएगा, यानी कि उसी के आसपास आएंगे। सबसे एक ही बात पूछी तो डेटा में बायसनेस नहीं आएगा, इसलिए डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अब देखो वही उसका जस्ट अपोजिट है, एक्सप्लेन इंटरव्यू शेड्यूल मेथड, यानी साक्षात्कार अनुसूची विधि समझाइए। यानी उसी क्वेश्चनरी को जब हमारा रिसर्चर खुद जाके उनसे क्वेश्चन पूछे और खुद फिल करे तो इसे शेड्यूल मेथड कह देते हैं, अनुसूची विधि इसको कहा जाता है। इंटरव्यू शेड्यूल मेथड इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड रेस्पोंडेंट, यानी कि साक्षात्कार अनुसूची विधि में साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच प्रत्यक्ष संवाद होता है। द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड आंसर, यानी कि साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता है और उत्तर दर्ज करता है। दिस मेथड प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिटी बट रिक्वायर्ड मोर टाइम एंड ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स, यानी कि यह विधि विस्तृत है, स्पष्ट जानकारी देती है, लेकिन इसमें अधिक समय और प्रशिक्षित शोधकर्ताओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप एक एक बंदे से मिलोगे, खुद से मिलोगे, उनसे पूछोगे, फिर आप उनका डेटा आंसर या फिल करोगे, तो इसमें एक ट्रेंड रिसर्चर की ज़रूरत होती है, प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ये थी अपनी फर्स्ट यूनिट। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर, जिसमें हम जानेंगे डेटा एंट्री, सॉफ्टवेयर और डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डेटा एंट्री इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में डेटा एंट्री की व्याख्या करो।
एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें स्प्रेडशीट हमारे सामने होती है, ऐसे हमारे पास कॉलम होती है, इस तरीके से रोज होती है, ऊपर अपना रिबन होता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मेटिंग, इस तरीके के इसमें क्या होते हैं, टेब होते हैं। तो ये होते हैं डेटा, ये होता है एमएस एक्सेल। अब इसमें डेटा एंट्री को समझ लेते हैं। Data entry in MS Excel refers to the process of entering, organizing and managing data in rows and columns। यानी कि MS Excel में डेटा एंट्री से आशय पंक्तियों और स्तंभों में डेटा दर्ज करने से है, उन्हें व्यवस्थित करने से है और उन्हें प्रबंधित करने की प्रक्रिया से है। यानी कि ये हमारे कॉलम है ए बी सी डी, इधर हमारी रो है 1 2 3 4। तो इनमें जो ये सेल होता है या इसमें टेबल बना के जो भी है, इसमें रो कॉलम में डेटा रखना, उनको एनालाइज़ करना, उनको ऑर्गेनाइज़ करना, उनको मैनेज करना डेटा एंट्री कहा जाता है। एक्सेल अलाउज़ ईज़ी इनपुट, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा। एक्सेल डेटा को आसानी से दर्ज करने में हेल्प करता है या उसको सुविधा देता है, साथ में उसे संशोधित यानी एडिट करने में और स्वरूपित करने की सुविधा प्रदान करता है। एक्यूरेट डेटा एंट्री इज़ एसेंशियल फॉर करेक्ट एनालिसिस, कैलकुलेशंस एंड क्रिएशन ऑफ चार्ट्स एंड टेबल्स। यानी कि यदि हमें डेटा का विश्लेषण करना है, गणना सही ढंग से करनी है, चार्ट या तालिका बनानी है, तो हमें सही डेटा फिल करना क्या है, ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एमएस एक्सेल इन डेटा एनालिसिस। डेटा विश्लेषण में एमएस एक्सेल के उपयोग को समझाइए। एमएस एक्सेल इज वाइडली यूज्ड इन डेटा एनालिसिस फॉर सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, कैलकुलेटिंग एंड समराइजिंग डेटा। डेटा विश्लेषण में एमएस एक्सेल का उपयोग डेटा को क्रमबद्ध करने में, फिल्टर करने में, गणना करने में और सारांश बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमने डेटा फिल किया है उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि असेंडिंग, डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेटिक, फ़िल्टर कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इनमें हमारी में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शंस, फॉर्मूलाज़ एंड टूल्स लाइक पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स। ये हमें अंतर्निहित फंक्शन, यानी इसमें कई इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जैसे सम का फंक्शन हो गया, एवरेज का हो गया, इसी हिसाब से कुछ फॉर्मूला देते हैं, पिवट टेबल देते हैं और चार्ट जैसे उपकरण उपलब्ध करवाता है, ताकि हमारे डाटा और भी ज़्यादा क्या हो सके, ईज़ी गोइंग में हो सके, विजुअलाइज़ हो सके। एक्सेल हेल्प्स इन क्विक एनालिसिस, विजुअलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लार्ज डेटा सेट्स। यानी कि एक्सेल बड़े डेटा को जल्दी विश्लेषित करने में, उन्हें व्याख्या करने में और उनको सही ढंग से प्रस्तुत करने में क्या करता है, मदद करता है। व्हाट इज एस डेटा, एक्सप्लेन इट्स यूज। यानी कि एस डेटा क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो देखो, जिस तरीके से एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, उसी हिसाब से एक एस डेटा क्या है, सॉफ्टवेयर है जो डेटा एनालिसिस करने के लिए क्या है, बहुत अच्छे से पॉपुलर है, जो रिसर्च करते हैं उनके बीच। SData is a statistical software used for data analysis, data management and graphical representation। SData एक सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण में, डेटा प्रबंधन में और ग्राफिकल प्रस्तुति के लिए किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन रिसर्च फॉर रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। यानी कि इसका उपयोग शोध में, प्रतिगमन में, सहसंबंध में और वर्णनात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है। एस डेटा प्रोवाइड्स एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड इज यूजफुल फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। यानी कि जो एस डेटा है वो जटिल से जटिल डेटा को संभालने में और उनसे एनालिसिस करने में, रिजल्ट लेने में क्या देता है, बड़ा ही उपयोगी सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन चार्ट्स एंड टेबल्स इन डेटा एनालिसिस। यानी कि डेटा एनालिसिस में चार्ट और तालिका क्या है। देखो, तालिका तो इस तरीके से होती है जिसमें कुछ हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है। तो ये तो डेटा को इस तरीके से क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत करने का क्या है, एक फॉर्मूला है या एक ज़रिया है। वहीं अगर मैं बात करूँ चार्ट की, तो चार्ट डेटा को प्रेज़ेंट करने का तरीका है, यानी कि डेटा दिखेगा कैसे, उसको विजुअलाइज़ करवाने का तरीका तो क्या है, चार्ट है। और डेटा को क्लासिफ़ाइड करने का तरीका क्या है, टेबल है। चार्ट एंड टेबल्स आर विजुअल टूल्स। यानी यहाँ पर दोनों को विजुअल ही लिखा है, लेकिन अगर एक्चुअल में आप जो जाओगे तो टेबल विजुअलाइज़ेशन का नहीं, क्लासिफ़िकेशन का क्या है, एक ज़रिया है। फिर यहाँ पे विजुअलाइज़ेशन है तो आप इसको विजुअलाइज़ भी करवा के लिख सकते हो। चार्ट एंड टेबल्स आर विजुअल टूल्स यूज्ड टू प्रेजेंट डेटा इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। यानी कि चार्ट और तालिकाएँ डेटा को समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करने का एक दृश्य उपकरण है। टेबल्स डिस्प्ले डेटा सिस्टमेटिकली व्हाइल चार्ट्स शो ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। यानी कि तालिकाएँ डेटा को व्यवस्थित रूप से दिखाती है, जबकि चार्ट प्रवृत्तियाँ और पैटर्न को दर्शाती है। दे मेक डेटा इंटरप्रिटेशन ईजियर, सपोर्ट कंपैरिजन एंड हेल्प इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ये डेटा की व्याख्या, तुलना और निर्णय निर्माण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बार डायग्राम। यानी बार डायग्राम की व्याख्या कीजिए। बार डायग्राम रिप्रेजेंट्स डेटा यूजिंग
रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, यानी कि बार डायग्राम में डेटा को समान चौड़ाई वाली आयताकार पट्टियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। यानी कि जब इस तरीके के बार हम बनाते हैं, ठीक है, और इनमें हम हमारे डेटा को क्या करते हैं, दिखाते हैं, तो इसे कौन-सा डायग्राम कहते हैं, बार डायग्राम कहते हैं। द लेंथ ऑफ ईच बार शोज़ द वैल्यू ऑफ डेटा, यानी कि इनकी जो प्रत्येक पट्टी की जो लंबाई है वो मान को दर्शाती है। यानी कि यहाँ पे इसका इतना मान है, इसका इतना मान है, इसका इतना मान है। तो ये जो लंबाई है ये इसके मान को दर्शाती है, ठीक है। बार डायग्राम्स आर सिंपल, ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़फुल फॉर कंपैरिज़न डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा। जबकि जो बार डायग्राम है वो सरल है, समझने में आसान है, विभिन्न श्रेणियों में तुलना के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे इस तरीके से तो आपने ऐसे ही बार बना दिए, ऐसे छोटे बड़े एक जैसे लंबे, इनको इसको बोलते हैं बार डायग्राम। जब इसके हम रेक्टेंगुलर बना देते हैं तो इसको हम बोल देते हैं कॉलम डायग्राम। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पाई डायग्राम। पाई डायग्राम की व्याख्या करो। पाई डायग्राम क्या होता है, जैसे आपने इसे वृत्त बनाया, ठीक है, सर्किल बनाया, उसमें आपने कहा कि आपकी इनकम है, उस इनकम को आपने इस तरीके से दर्शाया। इधर आपने लिखा 10%, और ये किस पे दिखा दिया आपने, एजुकेशन पे। इधर आपने लिखा 30%, ये किस पे, आपके होम रेंट पे, ठीक है, इस तरीके से। इधर आपने दिखाया 20%, ये आपने दिखा दिया खाने पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने अपनी इनकम को क्या दिखा रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो डेटा को, तो ये क्या कहा जाता है, पाई डायग्राम कहा जाता है। पाई डायग्राम शोज डेटा इन द फॉर्म ऑफ सर्किल डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, यानी कि पाई डायग्राम में डेटा को एक वृत्त के रूप में दिखाया जाता है जिसे विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। ईच सेक्टर रिप्रेजेंट ए पोर्शन ऑफ द होल, यानी कि प्रत्येक भाग पूरे का एक अनुपात दर्शाता है। जैसे पूरा 100% है तो 10% इसका क्या है, एडुकेशन है। पाई डायग्राम्स आर यूजफुल फॉर शोइंग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी कि जो पाई डायग्राम है वो प्रतिशत वितरण और घटकों के तुलनात्मक योगदान को दर्शाने में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम की व्याख्या करो। स्कैटर डायग्राम इस तरीके का होता है जो हमें डॉटेड में शो करवाता है। इस तरीके से डॉट में इसमें होता है, यानी कि डॉटेड में होता है, स्कैटर्ड बिखरा हुआ होता है। A scatter diagram display data points on a graph to show the relationship between two variables, यानी कि जो स्कैटर डायग्राम है वो डेटा बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाकर दो चरों के बीच संबंध दिखाई देता है या दर्शाता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई कोरिलेशन पैटर्न्स सच एज पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ये चरों के बीच सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य सहसंबंध की पहचान करने में मदद करता है। जैसे इस तरीके के डेटा होते हैं, ऐसे एक की तरफ है तो ये पॉजिटिव हो गया, इस तरफ हुआ तो भी ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि एक ही साइड है। और ये अगर इस तरीके से हो जाए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो आप कहोगे नो रिलेशन। इस तरीके से मतलब कहने का मतलब ये इसमें दिखाता है, डॉटेड में दिखाता है, तो इसको स्कैटर डायग्राम कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर। थर्ड में अपना क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की व्याख्या कीजिए। देखो पिछली बार ये पेपर में आपको उपाय लिख के दिया था क्योंकि वो गूगल ट्रांसलेशन है, मेजर का मतलब उपाय ही होता है, लेकिन मतलब माप भी होता है। चलिए वो बात अलग है। समझते हैं क्या होती है सेंट्रल टेंडेंसी। देखो सबसे पहले हम बात करें कि जैसे मान लो आपका आपने जैसे मान लो अभी आपके 8 पेपर है, आपके मेजर पेपर है 3, एक माइनर है, वीएसी है, एईसी है, एसईसी है और एमडीसी है। ऐसे करके आपके क्या है, कुछ पेपर है जो 8 पेपर है। सब पेपर में आपने क्या किया, अलग-अलग स्कोर किया। तो ये जो सबके इंडिविजुअल स्कोर है, तो आपका कोई एक ऐसा स्कोर बता दिया जाए जो कि आपके ओवरऑल रिजल्ट को क्या करता हो, सेंट्रलाइज करता हो, या ओवरऑल रिजल्ट का क्या करता हो, रिप्रेजेंटेशन देता हो। तो हमने इन सब का क्या निकाल लिया, औसत निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। और एवरेज आपको कहा कि आपके 72% आए हैं। तो 72 का मतलब हुआ कि आपके मोटे-मोटे जो मार्क्स है वो 72 के आसपास जमा होने की वो रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। यानी कि 72 से थोड़े से ऊपर, 72 से थोड़े से नीचे, ये कह सकते हैं। तो यानी कि बीच-बीच का जो एवरेज रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है वो क्या है, 72% है। तो ये जो जितनी भी अपने पास डेटा सीरीज़ होती है, उन सारी डेटा सीरीज़ का एक ऐसा रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती हो, जैसे कोई बीच की सेंट्रल वैल्यू हो सकती है, या उसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हुई कोई वैल्यू हो सकती है, या उनका एवरेज हो सकता है, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहा करते हैं, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति उसको हम कहते हैं। बहुत आसान है, तो चलिए इसकी वो मीनिंग को समझ लेते हैं।
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंडिकेट ए सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा सेट, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ऐसे एकल मान होते हैं जो पूरे डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। द मेन मेजर्स आर मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि इसमें मुख्य माप के नाम पे बात करें तो माध्य, माध्यिका और बहुलक होते हैं। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द जनरल टेंडेंसी और एवरेज बिहेवियर ऑफ डेटा, ये डेटा की सामान्य प्रवृत्ति को और उसके औसत व्यवहार को समझने में सहायता करते हैं, यानी कि पूरे डेटा का क्या औसत व्यवहार है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन अर्थमेटिक मीन, यानी कि अंकगणितीय माध्य की व्याख्या कीजिए, जिसका सिंबल क्या है, एक्स बार, जिसको हम डिनोट करते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या है। जो अभी आपकी जो मार्कशीट में आपके जो परसेंटेज लिखे होते हैं कि आप कहते हो कि मेरे 72% आए या मेरे 82 आए, तो ये जो एवरेज निकाला है ये एक्चुअली क्या है, अर्थमेटिक मीन ही है, यानी कि जो हमारे पास राशियाँ सारी है तो उन सबका हमने क्या किया, टोटल किया और नीचे नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स बार, यानी कि एवरेज आ गया। उस एवरेज को ही अर्थमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि अगणितीय माध्य सभी प्रक्षेपणों के योग को प्रक्षेपणों की संख्या से भाग देकर निकाला जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इज सुटेबल फॉर क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, यानी कि यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है और मात्रात्मक डेटा के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेन मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मध्यिका, यानी कि वह मान कोई किसी भी किसी भी डेटा सीरीज का वह मेजरमेंट जो उस डेटा सीरीज को दो इक्वल पार्ट में क्या करता हो, डिवाइड करता हो, उसे हम मध्यिका या मीडियन के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम पूरी डेटा सीरीज को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर ले, जमा ले, उसके बाद जो हम उसका सेंटर की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, जो उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, उसे मध्यिका कहते हैं। मध्यिका से एक पार्ट छोटा होता है और एक पार्ट क्या होता है, बड़ा होता है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि मध्यिका वह मध्यमान है जो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित डेटा को दो समान भागों में विभाजित करती है। इट डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड इज यूजफुल व्हेन डेटा कंटेन्स एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि यह विशेष रूप से तभी उपयोगी होता है जब डेटा में अत्यधिक मान मौजूद होते हैं, यानी कि जब एक्सट्रीम्स वैल्यू होती है, यानी कि छोटी वैल्यू भी है और बड़ी वैल्यू भी है, तो इस तरीके की जो वैल्यूज होती है तो वहाँ पर हम मीडियन का यूज करते हैं। इसके अलावा मीडियन का जो सबसे सुटेबल मेजरमेंट होता है वो किसके लिए होता है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है, यानी कि गुणात्मक तत्वों के लिए इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेन मोड, बहुलक की व्याख्या कीजिए। अब देखो, आप जैसे मान लो एक बाजार में गए, आपने कहा कि मुझे शर्ट चाहिए, तो आप देखते होंगे बाजार में जो शर्ट है वो ज़्यादातर कौन सी साइज़ के शर्ट सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, एल साइज़ के, यानी कि लार्ज साइज़ के शर्ट ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। वहीं आप जाते हो, यानी कि सबसे ज़्यादा बिकते भी कौन से, एल साइज़ के शर्ट। वहीं आप शूज़ वगैरह लेने जाते हो, चप्पल लेने जाते हो, तो 8 नंबर और 7, 8 और 9, ये 3 नंबर की चप्पलें आपको ज़्यादा मार्केट में दिखने को मिलती है। ऐसा क्यों? ऐसी बात थोड़ी दुकानदार ये लाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड किनकी होती है? इन्हीं की होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिपीट ऑर्डर में यही चलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा फैशन में कौन रहती है? यही चीज़ें रहती है। तो जो मोड वर्ड है वो किससे बना हुआ है? लामोड से बना हुआ है, लामोड। और लामोड का अर्थ होता है क्या? फैशन, यानी वो सारी चीज़ जो फैशन में है, यानी कि ट्रेंड में है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ की जा रही है, पूछी जा रही है, वो क्या कही जाती है? मोड कही जाती है। मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डेटा सेट। बहुलक वह मान होता है जो डेटा में सबसे अधिक बार प्रकट होता है, यानी कि जिसकी आवर्ती सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा एंड हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन इन डेटा। ये गुणात्मक तथ्यों के लिए नहीं है, गुणात्मक के लिए नहीं बोला जाता। गुणात्मक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है? मध्यिकई है। ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव डेटा में भी ज़्यादा यूज होता है और सबसे सामान्य प्रक्षेपण की पहचान में क्या करता है? सहायता करता है, यानी कि ये सेंट्रल टेंडेंसी का वो मेजरमेंट है जिसे हम देख कर भी क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने डेटा सेट को देखा, उस डेटा सेट में कोई वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो वह क्या कहा जाएगा? मोड कहा जाएगा। एक्सप्लेन मेजर ऑफ डिस्पर्सन, प्रसरण के मापों की व्याख्या कीजिए। अब डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन बताता है आपके डेटा सेट के फैलाव को बताता है। Measures of dispersion shows the extent of variation of or spread in data, यानी कि प्रसरण के माप डेटा में फैलाव या परिवर्तन की मात्रा को दर्शाते हैं। कॉमन मेजर्स इंक्लूड रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी इसके प्रमुख माप की बात करें तो इसमें रेंज है, ठीक है,
रेंज को हिंदी में बोलते हैं विस्तार। मध्य विचलन और मानक विचलन है। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डेटा कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी, यानी कि डेटा की स्थिरता और विश्वसनीयता को समझने में सहायता करता है। डिस्पर्शन का मतलब ये होता है कि अभी आपने जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट निकाला है, तो बाकी जो टेबल में डेटा है, हमारे जो डेटा सेट में डेटा है, वो इस सेंट्रल टेंडेंसी से कितने दूर है, उनका बिखराव कैसा है, उनका बिखराव कैसा है। जैसे आपने एवरेज निकाला 72, तो 73 का मतलब हुआ कि आपकी वो वैल्यू है जो आपके डेटा को क्या करती है, लीड करती है, प्रेज़ेंट करती है। लेकिन आपके 8 सब्जेक्ट में जो अलग-अलग सब्जेक्ट है, जैसे कोई सब्जेक्ट में आपके मान लो 40 मार्क्स ही आए हैं, तो किसी सब्जेक्ट में आपके 92 भी आए हैं। तो ये 92 और 42 ये आपकी रेंज है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके डेटा फैले हुए हैं। तो इसमें रेंज भी हम यूज़ करते हैं, इसमें मीन डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ताकि हम ये पता लगाएँ कि हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है, इनसे बाकी जो डेटा सेट है, उनका बिखराव कैसा है, उसे हम डिस्पर्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कोरिलेशन, सहसंबंध की व्याख्या कीजिए। कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यानी कि सहसंबंध दो चरों के बीच संबंध की मात्रा और दिशा को मापता है। यानी कि जो 2 चर x और y, तो x और y के बीच जो रिलेशन है, इन दोनों में किस तरीके का रिलेशन, किस डायरेक्शन में है, उसको हम कोरिलेशन के नाम से जानते हैं या उससे मेजर आउट करते हैं। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये सकारात्मक होता है या नकारात्मक हो सकता है या ये शून्य भी हो सकता है। कोरिलेशन हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग बिहेवियर ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर, यानी सहसंबंध एक चर के व्यवहार का अनुमान दूसरे चर के आधार पर लगाने में सहायक सिद्ध होता है। यानी कि ये जैसे जो कोरिलेशन होता है, अगर पूर्ण कोरिलेशन होता है तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है। यानी कि ये +-1 इसकी रेंज होती है, यानी कि -1 से लेकर +1 के बीच ये होता है। और 0 पे आता है तो ये पूर्ण कोरिलेशन होता है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन, यानी कि स्पीरमैन रैंक सहसंबंध की व्याख्या कीजिए। यानी स्पीरमैन ने कोटि अंतर विधि बताई थी कोरिलेशन की। स्पीरमैन क्या करता है, डेटा को रैंक देता है और रैंक के आधार पर उनमें कोरिलेशन फाइंड आउट होता है। स्पीरमैन से रैंक कोरिलेशन मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन रैंक्ड डेटा, यानी कि स्पीरमैन रैंक सहसंबंध क्रमबद्ध डेटा के बीच संबंध को मापता है। इट इज यूज्ड व्हेन डेटा इज ऑर्डिनल इन नेचर, यानी इसका उपयोग तब किया जाता है जब ये डेटा क्रमिक प्रकृति का होता हो। दिस मेथड इज सिंपल एंड यूजफुल व्हेन प्रिसाइज वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल, यानी कि यह विधि सरल है और ये तब उपयोगी होती है जब सटीक मान उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन हम डेटा को रैंक देकर भी क्या निकाल लेते हैं, तो रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर, जिसमें हम बात करेंगे प्रतिगमन की, यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस की। इसमें एक जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट होता है। तो इनसे हम किस तरीके से लाइन ऑफ बेस्ट फिट आउट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज द रिग्रेशन। एक्सप्लेन रिग्रेशन एनालिसिस, यानी कि प्रतिगमन विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। रिग्रेशन एनालिसिस इज ए स्टैटिकल टेक्निक यूज्ड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। प्रतिगमन विश्लेषण एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसका उपयोग आश्रित और स्वतंत्र चरों के मध्य संबंध के अध्ययन के लिए किया जाता है। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अदर्स व्हेन इज वाइडली यूज्ड इन रिसर्च एंड बिजनेस एनालिसिस, यानी कि यह एक चर का मान अन्य चरों के आधार पर अनुमान लगाने में सहायक सिद्ध होता है। जैसे इसका यूज कैसे किया जाता है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई फ्रिज बनाने की कंपनी है, वो फ्रिज बनाती है और बेचती है। तो उसके एक पास डेटा है जयपुर का, कि जयपुर में इतनी पॉपुलेशन है, तो फ्रिज की डिमांड इतनी है। उसके पास सीकर का डेटा है कि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी डिमांड है। उसके पास जोधपुर का डेटा है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी डिमांड है। उसके पास कोटा का है, अब वो चाहती है कि वो अलवर में भी अपना फ्रिज बेचे, तो अलवर में कितना वह बेच पाएगी। तो इसलिए ये जो बाकी उसके पास डेटा है पॉपुलेशन और डिमांड का, इन डेटा को एनालाइज करके वो अलवर की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ की डिमांड को फाइंड आउट करती है। इसमें वह किसको यूज में लेती है, रिग्रेशन को यूज में लेती है। इस तरीके से इसमें एक डेटा डिपेंडेंट, यानी कि एक डेटा डिपेंड हो गया, डिमांड हो गई पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट, तो डिमांड हो गया डिमांड हो गया डिपेंडेंट डेटा और पॉपुलेशन हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके आधार पर इनके एनालिसिस करके वह इस सिटी के लिए भी डेटा को क्या कर लेगी, फाइंड आउट करेगी या अनुमान लगाएगी। वहाँ क्या यूज में होता है, रिग्रेशन होता है। इसके अलावा जैसे हम ये भी कह सकते हैं, जैसे बारिश पे हमारी फसल का
डिपेंडेंसी है, तो इसके में भी हम रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब एक बहुत ही वाइड ये क्या है कि फोरकास्टिंग का एक जरिया है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, यानी कि साधारण न्यूनतम वर्ग विधि की व्याख्या करो। यानी कि न्यूनतम वर्ग विधि क्या होती है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली बताता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे आपके पास कोई डेटा है इस तरीके से, ये लो, ये आपका डेटा है, ठीक है, इस तरीके के। अब आपको यहाँ पे जैसे मान लो ये ईयर ही है, ये 2000, जैसे ये 2020 है, ये 21 है, 22 है, इससे करके यहाँ पे 2026 है। तो आप इधर मान लो सेल्स है, ये आपके सेल्स के डेटा है फॉर एग्जांपल, या प्रॉफिट के डेटा है, कुछ भी। तो इस तरीके से डेटा अब आप अनुमान लगा रहे हो किसके लिए, 2026 के लिए। तो आप रिग्रेशन अप्लाई करके आप इसके कुछ वो फाइंड आउट करोगे, एवरेज चीज़ें, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसे करके यहाँ आ गया, और ये जैसे मान लो यहीं सेंटर में लेके चल रहा हूँ एक बार और आपने इन सबको डॉटेड को ऐसे मिलाया, ऐसे ही इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और ये जो लाइन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये ट्रेंडिंग लाइन कही जाती है। ट्रेंडिंग लाइन फाइंड आउट करने की एक विधि होती है जिसको लिस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। लिस्ट स्क्वायर मेथड से इस ट्रेंडिंग लाइन का हम बहुत सटीक या बहुत एक्यूरेट, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा इसको हम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका हम अनुमान लगाते हैं लिस्ट स्क्वायर मेथड से। तो 2026 में यहाँ पे आ रहा है, तो आप या तो इसके आसपास ही रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, 2027 में यहाँ रहेगा, 2028 में यहाँ रहेगा। इस तरीके से आपने एक बेस्ट लाइन ऑफ फिट आप वहाँ से मेजर आउट करते हो। जिस विधि से आपने मेजर आउट की उसका नाम लिस्ट स्क्वायर विधि है। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड लाइन ऑफ बेस्ट फिट को फाइंड आउट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, या उसके फाइंड आउट करने की एक क्या है, मेथड है। ओएलएस मेथड यानी कि ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड एस्टिमेट्स रिग्रेशन पैरामीटर्स बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्स रेजिडुअल्स। यानी कि यह विधि प्रतिगमन गुणांकों का अनुमान अवशेष के वर्गों के योग को न्यूनतम करके लगाती है। इट प्रोवाइड्स द बेस्ट फिटिंग रिग्रेशन लाइन एंड इज वाइडली यूज्ड ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी कि यह सर्वोत्तम फिटिंग प्रतिगमन रेखा प्रदान करती है और अपनी सरलता व विश्वसनीयता के कारण व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यानी कि इस विधि का, लिस्ट स्क्वायर मेथड का सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यानी कि वर्णनात्मक विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस समराइजेज एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ डेटा यूजिंग टेबल्स, चार्ट्स एंड स्टैटिकल मेजर्स। वर्णनात्मक विश्लेषण तालिकाओं, चार्टों और सांख्यिकीय मापों के माध्यम से डेटा की मुख्य विशेषताओं का सार प्रस्तुत करता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डेटा पैटर्न्स एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि डेटा के पैटर्न और बुनियादी गुणों को समझने में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोरिलेशन एनालिसिस, यानी कि सहसंबंध विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। कोरिलेशन एनालिसिस स्टडीज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, यानी कि सहसंबंध विश्लेषण चरों के बीच संबंधों की मात्रा का अध्ययन करता है। यानी कि -1 से, अभी मैंने कहा ना, +1 से -1 से +1 के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसको बोलते हैं डेटा की डिग्री। It helps in understanding whether variables move together or in positive direction and support prediction and decision making। यह समझने में मदद करता है कि चर एक साथ या विपरीत दिशा में चलते हैं या इस तरीके से चलते हैं, उस हिसाब से उनमें निर्णय निर्माण का भी काम किया जाएगा। यानी कि जब 2 डेटा है अपने पास, तो वो दोनों कौन-सी डायरेक्शन में चलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों साथ-साथ चलते हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में साथ-साथ चलते हैं, या एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, या उनके बीच आपस में रिलेशन है। वो रिलेशन को हम एनालिसिस करते हैं और हमारे डिसीज़न उनके ज़रिए फ़ॉर्म करते हैं। तो ये प्रिडिक्शन करने की एक मेथड होती है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिग्रेशन एनालिसिस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में प्रतिगमन विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। एमएस एक्सेल प्रोवाइड्स रिग्रेशन एनालिसिस थ्रू डेटा एनालिसिस टूल, यानी कि एमएस एक्सेल में एनालिसिस टूल के माध्यम से आप प्रतिगमन विश्लेषण को की सुविधा को यूज कर सकते हो। इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स, जनरेटिंग रिग्रेशन इक्वेशंस एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स इजीली। ये चरों के बीच संबंध का अनुमान लगाने में, प्रतिगमन समीकरण बनाने में और परिणामों की व्याख्या करने में सहायता करता है। एक्सप्लेन रिग्रेशन एनालिसिस इन एस डेटा, यानी एस डेटा में प्रतिगमन विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। एस डेटा, देखो एस डेटा का कोई पूरा नाम नहीं है, कभी आप इसका पूरा नाम ढूंढते, जो भी आपको गूगल पे में वो लिख के आए, ये उस सॉफ्टवेयर का ही नाम है। कंपनी ने ऐसा कैसा नाम रखा था, तो इसको एस डेटा ही कहते हैं, क्योंकि स्टैटिकल से ये वर्ड लेके आए हुए हैं। एस डेटा इज वाइडली यूज्ड फॉर रिग्रेशन एनालिसिस ड्यू टू इट्स एक्यूरेसी एंड एडवांस्ड कमांड्स, यानी कि
एस डेटा अपनी सटीकता और उन्नत कमांड के कारण प्रतिगमन विश्लेषण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग मॉडल्स, टेस्टिंग assumptions एंड इंटरप्रेटिंग स्टैटिकल आउटपुट्स इफेक्टिवली। यह मॉडल का अनुमान लगाने में, धारणाओं की जांच करने में और सांख्यिकीय परिणामों की व्याख्या करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, यानी प्रतिगमन विश्लेषण का महत्व समझाओ। रिग्रेशन एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी प्रतिगमन विश्लेषण पूर्वानुमान में, भविष्यवाणी में और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट of independent variables on dependent variables and supports research and business planning। यह स्वतंत्र चरों के प्रभाव को आश्रित चरों पर समझने में सहायता करता है और साथ ही में शोध तथा व्यावसायिक योजनाओं में उपयोगी साबित होता है। अब यहाँ से शुरू होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखो, मैं अगर पढ़ने बैठ जाऊंगा तो ये क्लास और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जहां हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए हैं, बस उन्हीं का ही यहाँ पे अब बड़ा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जैसे एक्सप्लेन द मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ डेटा इन रिसर्च, डेटा में, रिसर्च में डेटा का क्या यूज है, क्या उपयोग है, वो आप देख सकते हो। डेटा कलेक्शन के मेथड्स के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है। अलग-अलग मेथड होते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दूँगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डेटा कैन बी क्लासिफाइड इंटू प्राइमरी, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली बाय रिसर्चर। सेकेंडरी डेटा फ्रॉम एक्जिस्टिंग सोर्स लाइक रिपोर्ट्स एंड जर्नल, यानी कि प्राथमिक डेटा शोधकर्ता खुद एकत्र करता है, जबकि द्वितीयक डेटा कोई रिपोर्टों से, पत्रिकाओं से यूज़ किया जाता है। डेटा कलेक्शन मेथड्स इंक्लूड सेंसस मेथड, सैंपलिंग मेथड, क्वेश्चनरी एंड इंटरव्यू शेड्यूल, यानी कि डेटा संग्रह की विधियाँ कई है, जनगणना विधि, सैंपलिंग विधि, क्वेश्चनरी विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, अनुसूची विधि, टेलीफोनिक इंटरव्यू विधि, कई तरीके की विधियाँ होती है। सिलेक्शन ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिसर्च, टाइम, कॉस्ट एंड एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। किस विधि का चयन करना है, ये उस शोध की प्रकृति पर, समय कितना है, लागत कितनी है, इन बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। एक्सप्लेन सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, स्टार मार्क लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट सेकंड के भी क्वेश्चन रखे हैं। एमएस एक्सेल में डेटा एनालिसिस की क्या भूमिका है, आंसर मैंने साथ में रखा है। दोनों मीडियम में एस डेटा का क्या यूज है डेटा एनालिसिस में, ठीक है। चार्ट्स का यूज क्या है डेटा एनालिसिस में, चार्ट्स क्या करता है, डेटा को सही ढंग से विजुलाइज या रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, तो ये इसका यूज है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या देता है, क्लैरिटी देता है और डेटा को थोड़ा इजी करके इसको एकदम जो नॉर्मल माइंड सेट का व्यक्ति भी है, यानी कि जो आम इंसान है, उसके भी समझने के लिए डेटा को क्या करता है, प्रेजेंट करने का एक तरीका है। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, देखो पिछले पेपर में कहीं भी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन तैयार किए हैं। मैंने एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं रखा है। लेकिन अगर बाय द वे आपके पास आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो यहाँ से पूछा जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और जिसमें भी चांसेज है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, तो आपको एक्स बार, मीन और मोड, ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करने के तरीके आने चाहिए। अब आप जानना चाहते हो कि इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने भी ऐसी कोई क्लास अपलोड नहीं कर रखी है। लेकिन अगर आप इनको फिर भी थोड़ा बहुत और पढ़ना चाहते हो, इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन जानना चाहते हो, तो बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर अपलोड किया हुआ है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आप वो क्लास भी देख लेते हो, तो आपकी यूनिट थर्ड और भी अच्छे से क्या हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी। मैं आपको एंड स्क्रीन पे उसका लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो आसान से क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा मैं इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन टेक्निकल है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आसान पेपर नहीं है, स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट का पेपर है। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट आपने पकड़ रखा है, क्लासेज आपने ली है, आपके किसी टीचर से आप पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपके लिए ये पेपर बहुत आसान पेपर होगा। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़े हो, तो ये जो वन शॉट के क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। एक बार इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना और ये क्लास आप अच्छे से देख लेना। आपका ये पेपर कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा ही जाएगा। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि आपसे पूछ ली है। फोर्थ यूनिट में आपसे रिग्रेशन है, क्योंकि फोर्थ यूनिट में रिग्रेशन ही है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। रिग्रेशन का फॉर्मूला भी है, एक्स क्या, मैं खुद भूल गया, एक्स बराबर 2bxy, वाई बराबर bx, मैं खुद तो याद नहीं आता, ऐसे अचानक भी याद करें तो एक्स इक्वल टू बी ए प्लस, सॉरी नहीं याद है, कोई नहीं, आप गूगल कर लेना। रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो, अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं खुद अभी भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा।
एक्सप्लेन ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये इसका आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालाँकि पूछते तो नहीं है, आपके एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछे तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए। तो ये क्वेश्चन मैंने रखे हैं, सारे क्वेश्चन हैं। पीडीएफ के लिए आपको विज़िट करना है हमारी वेबसाइट को, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको हर वीडियो के एंड में देता हूँ। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, स्टडी मटीरियल के टैब पे आप जाओगे, स्टडी मटीरियल पे जाओगे तो सेमेस्टर सेकंड में फ़ोल्डर में आप जैसे क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको एसईसी डेटा एनालिसिस करके आपको आपकी फ़ाइल मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि एसईसी पेपर डेटा एनालिसिस पर बेस्ड थी। तो जिस भी स्टूडेंट की ये है, आप अच्छे से इस क्लास को देखो और अपने एग्ज़ाम अच्छे से दो। तो हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एग्ज़ाम देकर आने के बाद एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी क्लास ने आपको किस प्रकार से हेल्प करी, और नहीं भी करी है तो भी आप बताना कि सर आपकी क्लास से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम जब हम और क्लासेस प्रोवाइड करवाएँ तो आपको थोड़ी और ज़्यादा रिसर्च करके हम भी आएँ, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे बेटरमेंट की ओर हमें लेके जाएँगे। तो इट इज़ अ बोथ वे कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।